नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज की इस क्लास में हम करेंगे हिंदी अनिवार्य क्लास 12th का हिंदी अनिवार्य का जो बोर्ड का मॉडल पेपर है 2023 का, उसका सॉल्यूशन। और इसमें हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्नों का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने खंड अ कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इसमें अपठित गद्यांश को भी कर लिया, अपठित पद्यांश कर लिया, रिक्त स्थान वाले प्रश्न कर लिए और अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये सारे वीडियोस देख लेना। यहाँ पर हम करेंगे खंड ब जो है, निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। तो ये प्रश्न हम यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। बिल्कुल हम यहाँ पर जो है वो उसका इसकी पीडीएफ में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मुझे, मेरा नंबर है, मैं आपको अभी नंबर दूंगा, उस नंबर पर मुझे मैसेज करके भेज दीजिएगा, मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा। तो देखो शुरू करते हैं। खंड ब जो है, खंड ब में है निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। तो चौथा प्रश्न है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, संक्षिप्त में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि इंडिया टुडे पत्रिका जो है, इंडिया टुडे अभी भी निकलती है, इंटरनेट पर सर्वप्रथम उपलब्ध हुई, जबकि अभिव्यक्ति हिंदी की पहली ई पत्रिका है। इसके बाद अनुभूति, रचनाकार, हिंदी नेस्ट, कविता कोश, संवाद आदि पत्रिकाओं का इंटरनेट पर आगमन हुआ। आगे चलकर अनेक प्रकाशकों, संपादकों ने अपनी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के ई संस्करण जारी किए। फलस्वरूप आज हंस, कथादेश, तद्भव, नया ज्ञानोदय जैसी अनगिनत पत्रिकाएं इंटरनेट पर मौजूद हैं। ठीक है, तो पत्रिका के बारे में हमने यहाँ पे देखा कि इंटरनेट पर उपलब्ध पत्रिकाओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यमों से प्रत्येक से संबंधित दो कमियां लिखिए। मतलब प्रिंट मीडिया की कमियां बतानी है और रेडियो माध्यम है उसकी भी कमियां बतानी है। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जैसे समाचार पत्र होते हैं, ये प्रिंट किए जाते हैं, इसे प्रिंट मीडिया कहते हैं। और ध्यान रखना, अगर प्रश्न ये बनता है कि सबसे पुराना माध्यम क्या है लेखन का, तो वो भी प्रिंट मीडिया ही है। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया में क्या कमियां हैं और रेडियो माध्यम में क्या कमी है। तो आप लिखेंगे कि प्रिंट मीडिया जो है वो अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है। जो लोग पढ़े हुए नहीं हैं, अशिक्षित हैं, वो अखबार पढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए क्या है कि जो प्रिंट मीडिया है वो अनुपयोगी है अशिक्षित लोगों के लिए, तथा रेडियो एवं टीवी की भांति तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो ये दो कमियां हो गई। पहला तो प्रिंट मीडिया की कमी है कि अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है, और दूसरा है कि जिस तरीके से रेडियो और टीवी पर तुरंत घटी घटनाओं की हमें प्रति घंटे के हिसाब से जानकारी मिल जाती है, जैसे जो समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं हर घंटे, लेकिन समाचार पत्र जो होता है उसमें एक दिन में एक बार सुबह न्यूज़ मिलेगी और उसके बाद फिर बाकी दिन भर की घटी घटनाओं की जानकारी हमें दूसरे दिन मिलेगी, तो तुरंत जानकारी नहीं मिलती है। तो ये इसकी कमियां है ना, ये इसकी कमी है। वहीं अगर रेडियो माध्यम की बात करें तो रेडियो माध्यम में भाषा वर्तनी की अशुद्धता और लंबे वाक्यों एवं जटिल संख्याओं का प्रयोग करना बड़ा जटिल होता है। तो ये जो है वो दोनों इसकी कमियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर एक आलेख लिखिए। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो आप लिखेंगे कि वर्तमान समय में लोग इतने लालची हो गए हैं कि वे समस्त खाद्य पदार्थों में मिलावट के नए नए तरीके अपना रहे हैं। दोस्तों, आज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें मिलावट नहीं की जाती हो। तो ये बहुत ही घातक एक तरीका अपना रहे हैं ये लोग पैसा कमाने के लिए, और नैतिकता और मानवता से गिरकर आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ जैसे दूध, मिठाई आदि, है ना, दूध की मिठाई, क्या किसी भी प्रकार की मिठाई है, दूध है, पानी है, मतलब हर चीज़ में खुलेआम मिलावट कर रहे हैं। अब तो स्वास्थ्य रक्षक जो दवाइयाँ होती हैं, कीमती दवाइयाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो उत्पाद होते हैं, इन सब में भी मिलावट हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो हमारे जीवन में एक्चुअली हम जो अभिव्यक्ति जैसे बोल रहे हैं, ये अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो हमारे जीवन में अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है और व्याकरण भाषा का संपूर्ण शास्त्र है।
पदों की शुद्धता एवं शब्दों का सही प्रयोग व्याकरण नियमों पर आधारित होता है। इसलिए भाषा को सहूलियत से बरतने के लिए ध्वनि, वर्ण, वाक्यांश, वाक्य आदि का ज्ञान और शुद्ध प्रयोग हमें आना चाहिए। ये व्याकरण से आएगा और इसलिए व्याकरण का ज्ञान जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, कविता के बहाने कविता से बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो देखिए, हमने देखा था कविता के बाने उसमें एक चिड़िया का उदाहरण, एक फूल का उदाहरण और एक बच्चे का उदाहरण देकर के कवि यहाँ पर बताता है कि बच्चे जो है ना, बच्चे बिना भेदभाव के आपस में खेलते हैं, कोई प्रकार का भेदभाव उनके बीच में नहीं होता है, किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होती है। उसी तरीके से कविता भी जो है ना सबको एक कर देती है। तो सब घर एक कर देने का आशय यह है कि आपसी भेदभाव, अलगाव बोध और आस पड़ोस के अंतर को समाप्त करके सभी के प्रति अपनत्व की भावना रखना और वैसा ही आचरण करना है। ठीक है, ये है कविता के बहाने में सब घर एक कर देने का अर्थ। जैसे बच्चे खेल में अपने पराये का भेद भूल जाते हैं, सभी घरों को अपना घर जैसा मानते हैं, उसी तरीके से कवि अपनी कविता में सारे मानव समाज को मानकर अपनी बात कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर समझाइए। तो आप लिखेंगे कि इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद देना पड़ता है। जैसे अनाज का उदाहरण देती है कि जब हम अनाज प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हम अनाज को बोते हैं, तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा अनाज प्राप्त होता है। तो इसे क्या है कि दीदी त्याग कहती है, इसे दीदी कहती है कि हमें पहले त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग के दान नहीं होता। और दूसरा, दान के बारे में जब यहाँ पर बात करती है तो दीदी कहती है कि जो चीज़ आपके पास बहुत कम है और उस चीज़ की आपको भी ज़रूरत है और उसका त्याग करने से ही लोक कल्याण होता है, वही दान कहलाता है। मतलब आपके पास चीज़ बहुत कम है, आपको भी ज़रूरत है और फिर अब आप उसमें से अगर कुछ दान करते हो तो वो दान कहलाता है और इससे क्या होता है, लोक कल्याण होता है। इससे स्वार्थ भावना कम होती है और परोपकार की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है। तो आप लिखेंगे कि चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से अधिक शक्तिशाली एवं श्रेष्ठ दिखता है। तब वह ऐसा अवसर निर्मित कर देता है कि सारी गरिमा को त्याग करके वह हास्य का पात्र बन जाता है। तो दोस्तों, ये हमने इसका सॉल्यूशन किया है लघुत्रात्मक प्रश्नों का, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो बड़े वाले प्रश्न है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट जो है आपके हिंदी के अलावा, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, उनका भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।